जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा और आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के संविधान का भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा करेंगे, जिसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों की बात उठाई गई है। तो आज हम लोग जानेंगे संघ और उसके राज्यों के बारे में, उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, भारत के नाम के बारे में, अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में। तो मेरे साथ इस विकास यात्रा पर सम्मिलित होइए, इस चर्चा पर सम्मिलित होइए। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसका लिंक अपने मित्रों में शेयर कर दें ताकि उनको भी इस इम्पोर्टेंट वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए मेरे साथ इस विकास यात्रा पर सम्मिलित होइए। इस विकास यात्रा में आज हम लोग पढ़ेंगे संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। जब हम संविधान को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो देखते हैं संविधान में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। प्रस्तावना लिखा हुआ है। प्रस्तावना को एक एक पहलू के बारे में हम लोग पिछले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं। प्रस्तावना के बाद आप देखते हैं कि संविधान में लिखा है भाग 1, और भाग 1 में हेडिंग लिखी गई है संघ एवं इसका क्षेत्र। अपना देश और इसके क्षेत्र के बारे में संविधान के भाग 1 में चर्चा की गई है। उस भाग 1 में अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, संविधान का अनुच्छेद 1 में लिखा गया है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। हेडिंग क्या लिखी गई है? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, यानी अपने देश का नाम क्या होगा और अपने देश की सीमा क्या क्या होगी, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया है। अपने देश का, अपने संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद तो यह बताता है कि अपने देश का नाम क्या होगा और इस देश में कौन कौन से राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। क्या बताया गया है? नाम क्या होगा? नाम के बारे में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब देखिए यहाँ दो बातें हैं। एक तो बात बताई जा रही है कि भारत अर्थात इंडिया नाम बताया जा रहा है, दूसरा बताया जा रहा है पद्धति क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत और इंडिया दोनों नाम इसलिए दे दिए गए हैं क्योंकि जब संविधान सभा में नाम रखने की बात आई कि भारत का नाम क्या रखा जाए, तो संविधान सभा के सदस्यों में मतभेद पैदा हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि देश का नाम पारंपरिक जो था भारत उसे रखा जाए, कुछ लोगों ने कहा नहीं अब इसका नाम आधुनिक इंडिया रखा जाए। तो फिर यह निष्कर्ष निकाला गया कि दोनों बातों को शामिल कर लिया जाता है। भारत का नाम क्या रहेगा? भारत अर्थात इंडिया। इंडिया भी नाम रहेगा और भारत भी नाम रहेगा, यानी अपने देश का क्या नाम है? अपने देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी है। अनुच्छेद 1 ऐसा कहता है। और दूसरा यह कहता है अनुच्छेद कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए संघ जो है हिंदी शब्द है और दो प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। राज्यों और किसी देश में दो प्रकार की व्यवस्थाएं, एक व्यवस्था है यूनियन बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। क्या बोलते हैं? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। दोनों का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो दोनों का शाब्दिक अर्थ जो है संघ ही होता है, लेकिन दोनों की पद्धति में बड़ा अंतर है। जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन में क्या होता है? राज्य देश के साथ एक जो है कह लीजिए कि समझौते के अनुसार ही बंधते हैं, यानी जो देश होता है वह उन राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फेडरेशन। जैसे कहाँ है? जैसी व्यवस्था है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कहाँ व्यवस्था है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि वह उनके अमेरिका के जो राज्य हैं उनके बीच आपस में हुए समझौते का परिणाम है। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। भारत क्या है? भारत है यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत जो है, भारत किसी राज्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम नहीं है, वरन क्या है? वरन भारत यूनियन है, राज्यों का क्या है? संघ है, जिसमें कई राज्य जो है सम्मिलित हैं। ठीक है। दूसरा, इसी अनुच्छेद में दूसरी बात लिखी गई है। पहला तो लिखा गया है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, हेडिंग दी गई है। संघ का नाम बताया गया कि भारत और इंडिया होगा और क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। दूसरा बताया गया है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे
जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। यानी आप देख रहे हैं कि संविधान में यह नहीं बताया जा रहा है कि भारत में कितने राज्य सम्मिलित हैं, उन राज्यों का नाम क्या है, उनकी सीमा क्या है, बल्कि यह बता दिया जा रहा है कि इसका वर्णन कहाँ किया गया है, पहली अनुसूची में किया गया है। कहाँ किया गया है, पहली अनुसूची में किया गया है, कि उसको जो है अलग से विस्तार में देख लिया जाए, ठीक है ना। यानी भारत के जो भी राज्य हैं उनका नामकरण, उनकी सीमा, उनका राज्य क्षेत्र, इसका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में न कर करके संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। पहली अनुसूची में संविधान के अपने देश के राज्यों और उनकी सीमाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो दो बातें स्पष्ट हुई। पहला, अपने देश का नाम क्या है, भारत यानी इंडिया। कैसी पद्धति है, यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन नहीं है, कैसा है, यूनियन है। उसके बाद जो भी इसके अंतर्गत राज्य हैं उनका नाम देखने के लिए आप कहाँ चले जाइए, पहली अनुसूची में चले जाइए, ठीक है ना। संविधान की पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में चले जाइए। अब दूसरा आइए, संविधान के दूसरे अनुच्छेद पर आइए कि संविधान का दूसरा अनुच्छेद क्या है। दूसरा अनुच्छेद कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है ना। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड देयर एस्टेब्लिशमेंट, यानी यह ऐसे राज्यों की बात कर रहा है जो भारत के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। भारत का यह भूभाग है, यह जो मैप है क्या दिखा रहा है, भारत का भूभाग को दिखा रहा है। इस भारत के भूभाग में जो क्षेत्र सम्मिलित नहीं है उन क्षेत्रों का प्रवेश या स्थापना कैसे की जा सकती है। संसद जो है ऐसे क्षेत्रों का प्रवेश, ऐसे राज्यों का गठन कर सकती है, ठीक है ना। संसद के पास क्या है, अधिकार है कि जो क्षेत्र भारत की सीमा में सम्मिलित नहीं है उन क्षेत्रों को भी भारत की सीमा में शामिल किया जा सकता है। ऐसे नए राज्यों का गठन किया जा सकता है, ऐसे नए राज्यों को प्रवेशित किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि भारत क्या है, एक संप्रभु देश है। संप्रभु का मतलब भारत की शक्ति क्या है, सर्वोच्च है और इसके ऊपर कोई और बाह्य शक्ति काम नहीं करती है। इसलिए यह जो है अपने आंतरिक और बाह्य मसलों का निपटारा करने में स्वयं सक्षम है, ठीक है ना। तो दूसरा अनुच्छेद बताता है कि ऐसे क्षेत्र जो भारत की सीमा में सम्मिलित नहीं है उन क्षेत्रों को भी भारत की सीमा में सम्मिलित किया जा सकता है। तीसरा अनुच्छेद क्या है, तीसरा अनुच्छेद कह रहा है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है ना। अब उन राज्यों की बात हो रही है जो पहले से भारत के भूभाग में स्थित है। भारत का जो क्षेत्र है, भारत का जो भूभाग है उसमें पहले से ही वो स्थित हैं। उनमें क्या किया जा सकता है, उनमें नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, लिखा गया है कि संसद विधि द्वारा, विधि का मतलब होता है साधारण बहुमत द्वारा। कैसे, साधारण बहुमत द्वारा। अगर यही लिखा होता क्या, संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा अगर लिखा होता तो संविधान संशोधन का मतलब हो जाता कि इसके लिए संसद के 2/3 सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता। लेकिन क्या लिखा गया है, विधि द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब ऐसा काम करने के लिए संसद को केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। जो उपस्थित लोग हैं उनमें क्या हो, मेजॉरिटी बन जाए, ठीक है ना, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो जाए। ऐसे साधारण बहुमत द्वारा संसद क्या कर सकती है, संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस पूरी बात का मतलब क्या हुआ, इस पूरी बात का मतलब यह हुआ कि संसद अगर चाहे तो 2 राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना सकती है, एक राज्य को अलग करके 2 राज्य बना सकती है, किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकती है, किसी राज्य की सीमा घटा सकती है, कुल मिलाकर के भारत के मानचित्र को बदल सकती है। संसद के पास यह अधिकार है कि वह क्या करे, वह जो है भारत के मानचित्र को बदल सकती है। मानचित्र को बदलने का मतलब जितने राज्य हैं
उनको विनाश कर सकती है, मतलब राजस्थान को समाप्त करके नया राज्य बना सकती है। उसकी जगह जो है मान लीजिए राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिला करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के संसद के पास राज्यों के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार है, और वो भी कैसे? साधारण बहुमत के द्वारा। और क्या अधिकार है संसद के पास? और यह अधिकार है, ये तो पहली बात है। पहली बात क्या बताई गई कि ऐसा जो है कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा, संसद क्या कर सकती है? दूसरा, किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। इतना काम संसद साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है। राज्य का नाम बदल सकती है, राज्य की सीमा बदल सकती है, राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है, राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है, भारत के भूभाग के अंदर दो राज्यों को मिलाकर के नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का नाम, किसी राज्य को के अस्तित्व को समाप्त करके कोई और नाम दे सकती है। ये सब संसद कर सकती है, बशर्ते, परंतु दो शर्तें हैं। क्या है? दो शर्तें हैं। संसद में ऐसा जो भी विधेयक प्रस्तुत किया जाए, इन सब कामों के लिए संसद में जो भी विधेयक प्रस्तुत किया जाए उस पर राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति आवश्यक है। किसकी संस्तुति? राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति आवश्यक है। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब यह हुआ, राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है, यह बात आप जानते हैं। अब राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति आवश्यक हो गई, इसका मतलब वर्तमान सरकार के मर्जी के अनुसार ही ऐसा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है ना? किसके सरकार? वर्तमान जो केंद्र सरकार है उसकी मंशा के अनुसार ही ऐसे विधेयक व्यवहारिक रूप में संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है ना? क्योंकि जब वह चाहेगा तभी क्या करेंगे? राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को संस्तुति प्रदान करेंगे, क्योंकि संस्तुति प्रदान करने से पहले राष्ट्रपति उसको कहाँ भेजता है? कैबिनेट के पास भेजता है, और कैबिनेट फिर जो है अपना डिसीजन किसको बताती है? राष्ट्रपति को बताती है। ठीक है ना? पहली शर्त तो यह रही कि ऐसा कोई भी विधेयक सबसे पहले क्या होगा? राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। दूसरा, यह जो विधेयक है, इस विधेयक के प्रारूप को पेश करने से पहले जिस राज्य के साथ ऐसा खेल होने जा रहा है, जिस राज्य की सीमा बढ़ने जा रही है, जिस राज्य की सीमा घटने जा रही है, जिस राज्य के नाम में बदलाव होने जा रहा है, जिस भी राज्य के साथ ऐसा विधेयक खिलवाड़ करने जा रहा है, उस राज्य के विधानमंडल को, किसको? विधानमंडल यानी विधानसभा है तो विधानसभा, और विधान परिषद है तो विधानसभा प्लस विधान परिषद को राष्ट्रपति यह विधेयक भेजेगा इनका राय जानने के लिए। किस लिए? कि इनकी अपनी राय क्या है, इन राज्यों की अपनी राय क्या है। और यह कह सकता है कि एक निश्चित समय सीमा में, साल भर के अंदर, 6 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अपनी राय से हमें अवगत कराइए। अब ये अलग बात है कि ये लोग अपनी राय चाहे दें या चाहे न दें या न दें, समय सीमा के अंदर दे दें या समय सीमा के अंदर न दें, यह राय दें कि बदलाव नहीं होना चाहिए, तो भी राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को बदलाव होने के लिए संसद में पेश कर देगा। मतलब इन विधानमंडलों की राय का कोई मतलब नहीं है, चाहे जो राय दें उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका डिसीजन कौन लेगा? उसका डिसीजन संसद के सदस्य लेंगे। लेकिन जनता का मत जानने के लिए, उस राज्य का मत जानने के लिए ऐसा जो है लोकतांत्रिक प्रणाली में किया जाता है, लेकिन बाध्यता नहीं है। ठीक है ना? बाध्यता नहीं है। ठीक है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है ना? उदाहरण बता रहा हूं, जम्मू और कश्मीर था। ठीक, जम्मू एवं कश्मीर को क्या किया गया था? यह एक राज्य था। इस राज्य को क्या बदल दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। ठीक, और इसका क्या कर दिया गया? इसका 2 भागों में बंटवारा कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख।
यह काम करने के लिए जो भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया उसका प्रारूप सबसे पहले तो राष्ट्रपति ने रिकमेंड किया होगा। उसके बाद राष्ट्रपति ने संसद में पेश होने से पहले कहाँ भेजा होगा? जम्मू कश्मीर के विधानसभा को भेजा होगा, विधानमंडल को भेजा होगा। अब देखिए जो है इसमें क्या खेल किया गया था, थोड़ा सा ये समझिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्या थी? सस्पेंड थी। उस समय विधानसभा अस्तित्व में नहीं थी। वहां क्या लगा हुआ था? वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो यह कहा गया कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर है वही क्या है? जम्मू कश्मीर का विधानसभा माना जाएगा। तो राष्ट्रपति ने क्या किया? जम्मू कश्मीर के गवर्नर के पास यह जो है सूचना भेज दी कि आपके नाम में परिवर्तन होने जा रहा है, आपके नाम में अलगाव होने जा रहा है और किसी को पता भी नहीं चला। जिस दिन संसद में पेश हुआ ऐसा मसला, उस दिन क्या हुआ पता चला। ठीक है ना? तो ऐसा भी काम जो है किया जा सकता है। ठीक ना? प्रक्रिया पूरी अपनाई गई है। देख रहे हैं ना आप, प्रक्रिया क्या है? पूरी अपनाई गई है। उस विधेयक पर क्या किया गया? राष्ट्रपति की संस्तुति ली जाती है और दूसरा पेश करने से पहले उस राज्य के विधानमंडल दल में भेजा जाता है राय जानने के लिए। ऐसी राय से बाध्यता नहीं है कि उनकी राय से सहमत ही हुआ जाए, लेकिन उनकी राय जानने के लिए भेजा जरूर जाता है। ये तो रहा नाम का गठन, इन सब के बारे में चर्चा हो गई। अब जरा देख लेते हैं इस समय भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम लोग भारत की राज्यों के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो एक जो है जानकारी जुटा लेते हैं कि इस समय भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस समय वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है ना? केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। 28 राज्य कैसे कैसे हैं उनका नाम आप चाहे तो गिन लीजिए। अगर आप उत्तर से गिने, उत्तर का मतलब ऊपर से गिने, तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर को तो अब गिनना नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो गया है? अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो इसलिए गिनते हैं किसको? पंजाब को आपने गिन लिया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया 5वां राज्य। ठीक है ना? क्या क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। और 6वां ले लेते हैं, महाराष्ट्र हो गया। ये हो गया महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया। 7वां क्या ले लेते हैं? गुजरात हो गया। फिर क्या ले लेते हैं? कर्नाटक ले लेते हैं। 8वां क्या हो गया? कर्नाटक हो गया। फिर 9वां केरल ले लेते हैं। 10वां तमिलनाडु ले लेते हैं। 11वां क्या ले लेते हैं? 11वां ले लेते हैं किसको? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश के बाद फिर क्या? तेलंगाना हो गया 12वां राज्य। तेलंगाना के बाद क्या हो गया? 13वां राज्य हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद 14वां राज्य क्या हो गया? 14वां राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद क्या हो गया? 15वां राज्य बिहार ले लेते हैं। बिहार के बाद क्या ले लेते हैं? 16वां राज्य झारखंड ले लेते हैं। झारखंड के बाद क्या ले लेते हैं? 17वां राज्य उड़ीसा ले लेते हैं। उड़ीसा के बाद 18वां राज्य क्या ले लेते हैं? पश्चिम बंगाल ले लेते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद 19वां राज्य क्या ले लेते हैं? 19वां राज्य छत्तीसगढ़ ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद जो है 20वां राज्य जो है ले लेते हैं झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। ठीक है ना? और तेलंगाना तो हो ही गया है, आंध्र प्रदेश भी हो गया है। 20वां राज्य क्या ले लेते हैं? सिक्किम ले लेते हैं। सिक्किम के बाद क्या ले लेते हैं? अरुणाचल प्रदेश ले लेते हैं। ठीक है ना? सिक्किम के बाद क्या ले लेते हैं? अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या ले लेते हैं? असम में ले लेते हैं। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये सब क्या हो गए? ये सब मिलाकर के भारत के
कुल 28 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए, ठीक है ना। भारत में कितने राज्य हैं इस समय? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको नोट कर लीजिए। पहला केंद्र शासित प्रदेश सबसे उत्तर से ले लेते हैं, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू और कश्मीर। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश क्या हो गया? दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हो गया चंडीगढ़। तीसरा ले लेते हैं, तो तीसरा आते हैं तो तीसरा आ जाता है दिल्ली। चौथा ले लेते हैं, चौथा आ जाते हैं दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव। ध्यान दीजिएगा, पहले दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इस समय दोनों को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जिसका नाम है दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? पहले अलग अलग थे, अब इनको एक कर दिया गया है। पांचवा क्या हो गया? पांचवा हो गया पुदुचेरी, ठीक है। छठवां हो गया लक्षद्वीप। सातवां हो गया अंडमान निकोबार, अंडमान व निकोबार हो गया। एक बच रहा है आठवां। आठवां कौन सा बच रहा है? आठवां देखते हैं क्या छूट गया। लद्दाख छूट गया है, ठीक है ना। सबसे ऊपर लद्दाख था, लद्दाख का नाम हम लोगों ने नहीं लिया है, ठीक है। तो कुल 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इनका नाम आप जान लीजिएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। तो भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसके बाद जो है एक बात इसमें और छूट जाएगी। 1950 के बाद से भारत में राज्यों की स्थिति में कैसे कैसे बदलाव आया। 1950 में कितने राज्य थे, फिर उसके बाद कौन कौन से राज्य बढ़ते गए, फिर किस राज्यों को तोड़ करके कौन सा अलग राज्य बनाया गया, ये जो है प्रायः पूछा जाता है तो ऐतिहासिक विषय जो है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो कोचिंग जंक्शन के साथ बने रहिए आप। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।